हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम फोकस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें, इसलिए मैंने इन तीनों ही टॉपिक को एक साथ असेंबल कर दिया है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, देखो बच्चों, ये है एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। फाइन। अब यहां पर है शेल। लेट सपोज यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और यहां पे है कुछ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब आप देख सकते हो मैंने कौन सा एलिमेंट बनाया है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको पता है ना सोडियम की कहानी क्या होती है। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है ना सोडियम। जो पहला शेल है उसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। जो सेकंड शेल है, ये सेकंड शेल हुआ टोटल मिलाकर, तो सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 और 6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल के एस सब शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के पी सब शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर सेकेंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक। थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चा? सिर्फ 1। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में इन केस ऑफ सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया है, हर एक एलिमेंट में ये डिस्कशन वैलिड रहेगा। ठीक है, मैंने एक सोडियम का एग्जांपल लिया है। अब यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, यहां पर है न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, पिंक इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करेगा। आपको पता है, क्योंकि न्यूक्लियस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ओके। क्यों पुल करेगा? न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। फाइन, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वो एक इनवर्ड पुल फील कर रहा होता है। ठीक, नाउ अब देखो, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। वो जो पिंक वाला आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर बहुत सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन पिंक वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। पिंक वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो अल्टीमेटली जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्या हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इनवर्ड पुल फील कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ न्यूक्लियस, और एक रिपल्शन फील कर रहा है बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि हम तो कह देते हैं कि हमारा भाई ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास इतना चार्ज है ना। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन उतने सारे न्यूक्लियर चार्ज को फील कर सकता है जितना हम बाहर से देख रहे हैं? नो, नो। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड तो हो रहा है न्यूक्लियस से, वो न्यूक्लियर पुल को फील तो कर रहा है, लेकिन साथ ही वो रिपल्सिव फोर्स भी फील कर रहा है बाय इनर इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा कम न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर पुल को फील करेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स experienced by outermost shell electron is also known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge, and this indeed is equal to nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज
चार्ज हम और आप सोच रहे होते हैं। जैसे कि हमें क्या लगता है कि सोडियम में कितना न्यूक्लियर चार्ज है, 11 प्रोटॉन के बराबर, है ना? लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो पूरा उस 11 प्रोटॉनिक चार्ज के पुल को फील नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे भी चार्जेस हैं जो अंदर सिचुएटेड हैं और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, that is nuclear force experienced by outermost shell electron, is equal to nuclear charge in real minus repulsion by inner electrons। समझ गए? ठीक है। और ये जो रिपल्शन होता है ना बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात आ गई समझ में? तो ये हमारा जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, और ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक पुल फील किया बाय न्यूक्लियस, एट द सेम टाइम ये एक रिपल्शन फील किया बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये सारे इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, और इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट पुल होगा, उसी को आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ठीक है। अब देखो, शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, उसी रिपल्शन को आप कहते हो शील्डिंग इफेक्ट। बस दैट्स इट, ठीक है? तो शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली अ रिपल्शन विच इज फेल्ट बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कौन रिपेल कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, इसको आप कहते हो शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा से, ठीक है? शील्डिंग इफेक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, ठीक है? ओके, अब ये थोड़ा सोचो, अगर कभी भी रिपल्शन की वैल्यू कम होगी, है ना? अगर मान लो रिपेल कम हो रहा है, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में क्या होगा? अगर रिपल्शन कम होगी, इफ सिग्मा इज लेस, तो उस केस में Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना? Z इफेक्टिव की वैल्यू अधिक आएगी, और Z इफेक्टिव की वैल्यू अगर अधिक आ रही है तो इट मींस जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज्यादा न्यूक्लियर पुल को फील कर रहा है ना? ठीक है, तो हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। सिग्मा अगर कम है, इफ सिग्मा कम है, तो इसका मतलब होता है Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, और इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर पुल ऑन outermost shell electron is high। ठीक बात है? ओके, नाउ सेकेंड, इफ सिग्मा इज ज्यादा, अगर मान लो सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा होने से क्या होगा? Z इफेक्टिव, सिग्मा सपोज अधिक है, अगर Z है 10 और सिग्मा की वैल्यू है 9, तो Z इफेक्टिव तो बस 1 रह जाएगा ना, और अगर सिग्मा कम होगा तो Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है? तो हम ये समझ गए हैं कि अगर सिग्मा कम है, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट शेल विल बी हाई, ठीक है? अब अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गली पुल कर रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल श्रिंक हो जाएगा, और हम बोलेंगे जो एटम की साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट? तो एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड कर देती हूं साथ में ही, कि अगर कभी भी रिपल्शन सिग्मा कम है, मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा आ रही है, और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट शेल ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर पुल फील कर रहा होता है, ठीक है? और अगर अधिक न्यूक्लियर पुल एक्सर्ट हो रहा होता है ऑन आउटर मोस्ट शेल, तो इसका मतलब है ये शेल श्रिंक हो जाएगी और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज अ डिक्रीज या फिर श्रिंकेज
of atom, that is atomic radius will decrease. Atomic radius will decrease. तो बात समझ में आ गई ना? सिग्मा कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ठीक है. सिमिलरली अगर मान लो इफ सिग्मा इज हाई, अगर सिग्मा ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी कम. और अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया तो इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट शेल विल बी लेस. इट मींस जो आपका एटम है वो कंपैरेटिवली लार्जर साइज का होगा. ठीक है, ओके. अब एक बात ध्यान रखना, जो ये शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया है, रिपल्शन. ठीक, अब ये जो रिपल्शन होता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो देखो हर एक तरह के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो किस घर में ऑक्युपाइड हैं उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन को कैटेगराइज कर रहे हैं. तो जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के इलेक्ट्रॉन, d के इलेक्ट्रॉन और f के इलेक्ट्रॉन, इन सभी का अलग अलग रिपल्सिव पार होता है. ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो ये भी करेगा, रिपेल ये भी करेगा, रिपेल ये भी करेगा. सभी इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे. लेकिन s की रिपल्शन, p की रिपल्शन, d और f की रिपल्शन आपस में अलग अलग होती है. ठीक है, रिपल्शन का मतलब क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट s की मैक्सिमम होती है, फॉलोड बाय p, फॉलोड बाय d, फॉलोड बाय f. तो सबसे अगर मान लो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर s में फिल्ड है तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी. अगर इनर इलेक्ट्रॉन p में फील्ड है तो रिपल्शन कम होगी, उससे कम. अगर d में फील्ड है इनर इलेक्ट्रॉन्स तो रिपल्शन या शील्डिंग इफेक्ट और कम होगी. ठीक है, तो हम कहते हैं कि d और f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी रिपल्सिव टेंडेंसी बहुत कम होती है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रिपेल करते हैं, या फिर इनकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है, बेटर नोन एज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, तो हम कहते हैं d और f का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. समझ गए? ठीक है, अब ये है शील्डिंग इफेक्ट की बात. नाउ कमिंग टू, एक और बात ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस के जितना पास है एक शेल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अगर क्लोजर है तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट अधिक होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, एक within the same shell s electrons are more penetrated towards nucleus followed by p followed by d and f. पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियस. ठीक है, तो एस सबशेल, अगर आप सेम शेल की बात करोगे तो सेम शेल में एस सबशेल सबसे ज्यादा क्लोज होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ. तो अगर हम 4s, 4p, 4d, 4f को कंपेयर करें तो 4s सबसे ज्यादा क्लोज होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, फॉलोड बाय 4p, फॉलोड बाय 4d, फॉलोड बाय 4f. ठीक है, तो हम कहते हैं s इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. पेनिट्रेशन इफेक्ट का सीधा मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी या फिर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस. ठीक है, इट मींस, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियस. ठीक है, ओके. तो क्या बोलोगे आप, पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ. ठीक है ना. शील्डिंग इफेक्ट भी यही है,
SPDF। तो अगर कभी भी बोला जाए क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस 4s की ज्यादा है, फिर 4p है, फिर 4d है और फिर 4f है। समझ गए हो बात को? ओके, ठीक। और थर्ड टॉपिक हमारा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट का ही एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बात है कि अगर कभी भी, मैं इसका डेफिनेशन आपको बाद में समझाऊंगी, लिखवा दूंगी, पहले आप समझ लो किसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो हम एक पी ब्लॉक के एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के हम ग्रुप 14 की कार्बन और लेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं एक लेड का एग्जांपल ले रही हूं, आप समझ चुके हो ये कार्बन फैमिली का होता है, फाइन। और आपको याद भी हो हमने किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोट करी थी, हमने लिखा था केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, याद है ना। कार्बन के लिए क्या लिखा था, कार्बन वॉज 1s2 2s2, कार्बन के टोटल नंबर कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, ठीक। तो ये था 2s2 2p2। सिलिकॉन क्या हो जाएगा 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2, 5s2 6s2 6p2, ठीक है। तो लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे 6s2 6p2। अब आपको पता है 6s2 6p2 के बीच में बहुत कुछ आता है, क्या क्या आता है, 6s2 लिखते हो, फिर क्या लिखते हो 4f14 लिखते हो, फिर क्या लिखते हो 5d10 लिखते हो, फिर क्या लिखते हो 6p2 लिखते हो। सही बात है, ये क्लियर है नाउ। और इसके आगे भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आपको पता है। इसके आगे 6s2 के पहले क्या रहता है 5p6, है ना। और p6 कॉन्फ़िगरेशन क्या किसकी होती है, इनर्ट गैस की। तो यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट है, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं लिख देती हूँ पूरा, क्या क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 सब लिखते जाओ, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, यहां तक तो है ही। इसके बाद जो है वो है 6s2, थोड़ा इसको शॉर्ट, 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6p2, ये वाली बात को मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, लेड को आयोनाइज करना है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो थोड़ा समझना, आपको पता है क्या, ये 6p2 है ना 6p2, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो रहता है, आप इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल से, n+ रूल लगाकर, है ना, n+l रूल को अप्लाई करके। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो हमने इस तरह से कर दी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब भी हमें कभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो सिर्फ एक ही बात काम आती है, कोई रूल नहीं, सिर्फ एक ही बात, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, दैट्स इट, है ना। कोई रूल नहीं, ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल ये वो कोई रूल नहीं लगाते, सीधा यही करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। और ये आप पढ़ चुके हो इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। मैं चाहती हूं कि हम लेड को आयोनाइज करें, ये जो लेड है इसको मैं आयोनाइज करना चाहती हूँ, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकालेंगे, सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, यहाँ पर 6th शेल है आउटर मोस्ट शेल, और 6th शेल में भी ये रहा 6s, ये रहा 6p, यही तो आउटर मोस्ट है, यही तो आउटर मोस्ट है ना। तो आउटर मोस्ट हमारा कौन सा है 6s है, 6p बाहर वाला है, 6s उसके अंदर वाला है, आपको पता है 6th आउटर मोस्ट शेल है। 6 में भी अगर हम सब शेल की बात करें तो s और p सब शेल है, उसमें 6s जो है वो अंदर है, 6p बाहर है, यही हमने सीखा है अभी पेनिट्रेशन इफेक्ट में, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, ये तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको तो हमने निकाल दिया बाहर, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 6s के इलेक्ट्रॉन को निकालने की। 6s के जो इलेक्ट्रॉन है ना
उनको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है इनको बाहर निकालना? क्योंकि 6s के इमीडिएटली अंदर कौन होगा? 5 होगा। 5s देखो यहाँ पे कौन कौन है 5 के, 5s है, 5s है, 5p है, 5d है। इसका मतलब है कि 6s के इमीडिएटली अंदर कौन प्रेजेंट है? 5d10 प्रेजेंट है। ठीक बात है, 6 के अंदर 5 होता है, 5 में भी 5d इमीडिएटली 6s के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब ये बताओ कि 6s के इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाह रही हूं, एक एक करके समझना। मैंने ये वाले इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 6p के इलेक्ट्रॉन को। क्यों निकाल दिया मैं भी बताऊंगी, लेकिन निकालने के बाद मैं चाह रही हूं 6s के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और मैं बाहर नहीं निकाल पा रही हूं 6s के इलेक्ट्रॉन को, ये बाहर नहीं जा पा रहे। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जा पा रहे, समझते हैं। 6s के इमीडिएटली अंदर 5d के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 5d, d के बारे में आप जानते हो, d की जो रिपल्शन होती है वो बहुत कम होती है। d की पढ़ा ना, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d बहुत पुअर होता है, हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d। तो ये जो d है ना, 5d10, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस s को रिपेल नहीं कर रहे हैं। और अगर ये d के इलेक्ट्रॉन s को रिपेल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि s बहुत स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा बाय न्यूक्लियस, करेक्ट। तो d के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि s को रिपेल नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई s बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स फील कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं ये 6s के इलेक्ट्रॉन्स को it is difficult to ionize 6s electrons. क्यों? Since inner d electrons have poor shielding effect. Therefore, 6s electrons are held strongly by nucleus. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया है? ओके, अब मैं आपको बताती हूं कि हमने 6p के इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल लिया था इतनी आसानी से। हमने इतनी आसानी से 6p के इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल लिया था। तो देखो 6p के अंदर कौन प्रेजेंट था? 6s। और s के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब वो बाहर वाले को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। तो अगर s के इलेक्ट्रॉन p के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे तो p का इलेक्ट्रॉन तो बड़े आराम से बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि फिर तो वो बहुत कम न्यूक्लियर पुल को फील कर रहा होगा। ठीक है, दैट्स वाई एक बार ये भी लिख लेना, 6p के इलेक्ट्रॉन्स को 6p इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इजिली। और क्यों इजिली रिमूव्ड है वो? सिंस inner 6s electrons have strong shielding effect। तो अब इसमें क्या हुआ आपको समझ में आया? 6p के इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन जो 6s के इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर नहीं निकल पाए। इसका मतलब है कि pb लेड बड़े आराम से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लेकिन बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाया। ठीक है, इट मीन लेड की कौन सी स्टेट मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट होगी? लेड की 2 स्टेट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेट है। लेड +4 में नहीं जाना चाहता है, लेड जनरली +2 स्टेट में जाना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, तो बस इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, tendency of outermost ns electrons
आउटर मोस्ट या फिर एनएस, एन बोलते हो ना आउटर मोस्ट वाले को, टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन अनआयोनाइज्ड स्टेट। और ये क्यों अनआयोनाइज्ड स्टेट में रहना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है डी इलेक्ट्रॉन्स और उनकी होती है पोलर शील्डिंग इफेक्ट, तो वो इनको रिपेल नहीं करते, दैट्स व्हाई ये रिपल्शन फील नहीं कर रहे हैं, तो ये एटम को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या सीखा है? एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल इन लेड +2 state is more stable than +4 state, ठीक है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि लेड PbO ये ज्यादा स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर टू PbO2। ओके, PbO में आपको पता है एक ऑक्सीजन के पास कितनी चार्ज होती है? -2। तो ये ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, पूरा जो लेड है वो तो न्यूट्रल दिख रहा है ना, लेड ऑक्साइड जो कंप्लीट है PbO वो तो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, इसका मतलब है लेड के पास कितनी चार्ज होगी? +2। तो PbO में लेड के पास है +2 चार्ज। ऑक्सीजन यहां पर देखो O2 लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे कितना? -4। तो ये वाला लेड कितना होगा? +4 होगा, क्योंकि पूरा PbO2 इज न्यूट्रल। तो अब हम समझ गए हैं PbO ज्यादा स्टेबल होता है PbO2 से, क्यों? क्योंकि PbO में +2 चार्ज है लेड की और PbO2 में +4 चार्ज है लेड की, ठीक है। एंड +2 चार्ज इज ऑब्वियसली मोर feasible to attain in case of lead। क्यों +4 क्यों नहीं अटेन हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? इनर्ट पेयर जो है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रियल बेसिस क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। फाइन, देखो ये ध्यान रखना कि ये वैसे तो कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, और जो कार्बन फैमिली होती है उनमें वैलेंसी क्या चलती है? 4। केमिस्ट्री सर गेट्स सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, यही इसकी वैलेंसी है कार्बन की। लेकिन उसी फैमिली के लेड में वैलेंसी 2 इज मोर कॉमन देन 4। समझ गए हो? ओके, तो ये तीनों पॉइंट, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको कहां पर देखने मिलेगा? जो लेड, जो आपके लेड वाला तो एग्जांपल आपने सीख लिया, जो हमारे पी ब्लॉक होते हैं उनमें जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।